हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कंसेप्ट जीएस एकेडमी पर। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के ऊपर, यानी वैदिक सिविलाइजेशन। हमने पिछली क्लासों में हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से देखा, यानी हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे होता है, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्या स्थितियाँ रहीं, हड़प्पा सभ्यता से भारत क्या सीख सकता है, और एक विशाल सभ्यता जो पूरे विश्व में अपना स्थान रखती थी उसका पतन कैसे हो जाता है। तो हमने एक एक करके एक क्रम से इन सारी सभ्यताओं के बारे में हमने देखा। और आज उसके बाद जो आने वाली जो दूसरी सभ्यता है भारत के इतिहास में, जिसको हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता। हालांकि मानी गई कि जो वैदिक सभ्यता है एक पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता है। अब ग्रामीण सभ्यता क्यों है, आज इस पर हम बात करेंगे। वैदिक सभ्यता का निर्माण किनके द्वारा किया गया, वैदिक सभ्यता की स्थिति कहाँ है, यानी भारत के किन क्षेत्रों में फिर से हड़प्पा सभ्यता के बाद एक दूसरी सभ्यता का विकास होता है, और इसको बनाने वाले कौन है और कहाँ से आए, इन सारी पहलुओं पर आज हम बातें करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे कि वैदिक सभ्यता क्या है, वैदिक सभ्यता का निर्माण कौन किए और इसका लोकेशन कहाँ है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में थोड़ा सा परिचय हम लोग देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता, ये माना गया, वैदिक सभ्यता की बात हम करें तो ये माना गया कि भारत की, इसको थोड़ा हम लोग बड़ा करते हैं, यानी भारत की प्रसिद्ध प्रसिद्ध नगरीय सभ्यता के बाद, प्रसिद्ध नगरीय सभ्यता का मतलब क्या है, हड़प्पा सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। यानी भारत की प्रसिद्ध नगरीय सभ्यता के पतन के बाद, पतन के बाद पतन के बाद पुनः एक एक ग्रामीण सभ्यता का विकास होता है, एक ग्रामीण सभ्यता का विकास होगा, सभ्यता का विकास होता है। विकास होता है और इसी सभ्यता को हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है, जो एक तरीके से भारत की, हालांकि भारत की ना बोल करके हम पूरे विश्व की बोले तो यही बात गलत नहीं होगी। तो पूरे विश्व की जो प्रसिद्ध नगरीय सभ्यता है, यानी भारत में स्थित था उस समय मुख्यतः, हालांकि उसका विस्तार तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में भी है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसके पतन के बाद, अब पतन के बहुत सारे कारण हमने देखा है पिछली क्लास में। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं, विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास गंगा और सिंधु के साथ साथ उनकी सभी सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ। हालांकि सिंधु की जो एक तरीके से सहायक नदियां हैं उनके क्षेत्र में होता है, गंगा का थोड़ा सा कोई कोई विद्वान बताया है कि हो सकता है कि इसका विस्तार इधर भी हो, अभी तो खोज जारी भी है। लेकिन अगर विनाश की बात करें, हम सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश की बात करें तो इसमें बताया गया कि बाढ़ भी हो सकता है, सूखा भी हो सकता है, और जलवायु परिवर्तन जैसी एक विकराल घटना के बाद सिंधु घाटी सभ्यता क्या होता है, पतन होता है। लेकिन उसके साथ साथ इन सारी कारणों में अगर देखें हम तो सबसे प्रमुख कारण माना गया आर्यों का आक्रमण। यानी आर्य आए जो कहाँ के हैं, बाहर के हैं। हालांकि अब आर्य कहाँ के हैं इस पर भी क्या है, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। लेकिन आर्य आते हैं भारत और आर्य आकर के हड़प्पा जो सभ्यता है उसको नष्ट कर देते हैं। तो बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सूखा हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गए, उसके साथ साथ आर्यों का आक्रमण। तो हमने अपना एक राय बनाया था पिछली क्लास में कि माना गया कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में आर्यों का आक्रमण क्या है, प्रमुख भूमिका है। यानी आर्यों के द्वारा ही क्या होती है, विकसित सभ्यता नष्ट हो जाती है। उसके बाद आर्यों के द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, विकसित सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है।
अब नगरीय सभ्यता नष्ट हो जाएगी, तो पहले एक विकसित थी, तो सभ्यता नष्ट होने के बाद फिर से शुरू से शुरुआत होगा, जीरो से शुरुआत हुई, और ये जो जीरो से जो शुरुआत हो रही है सभ्यता आर्यों के द्वारा, उसी को बोला गया वैदिक सभ्यता। कहने का मतलब ये है, हमने देखा है यहाँ पर कि पुनः ग्रामीण सभ्यता का विकास होता है। ग्रामीण सभ्यता कहने का मतलब यहाँ की इकोनॉमी क्या है, अभी कम है, मजबूत नहीं इकोनॉमी है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की तरह यहाँ की इकोनॉमी मजबूत नहीं थी। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता गंगा सिंधु और उसके सहायक नदियों के क्षेत्र में है, एक डेवलप है, आर्य आक्रमण किए, उसको नष्ट किए, तो नष्ट किए तो फिर से जीरो से शुरुआत होती है। और माना गया कि वैदिक सभ्यता जैसे शुरू होती है तो जीरो से शुरुआत होती है, और ग्रामीण सभ्यता से शुरुआत होगी, यानी इसकी इकोनॉमी है बहुत ही क्या है, एक तरह से लोकल बोल सकते हैं, बहुत ही निम्न अर्थव्यवस्था वाला ये क्षेत्र है, ये सभ्यता है। तो एक ग्रामीण सभ्यता का विकास होता है। और स्थापना करने वाले कौन है, आर्य। हम आगे बात करेंगे इस पर कि आर्य किस प्रकार वैदिक सभ्यता का निर्माण करते हैं, यानी उसकी स्थापना करेंगे, यानी इस सिविलाइजेशन को डेवलप करने का कार्य करेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं कि भारत की प्रसिद्ध नगरीय सभ्यता के बाद, यानी प्रसिद्ध जो नगरीय सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके पतन के बाद ही पुनः ग्रामीण सभ्यता का विकास होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम नाम देते हैं वैदिक सभ्यता, और इसी का नाम हम क्या दिए, वो वैदिक सभ्यता दिए। यानी वैदिक जो सभ्यता है एक तरीके से पूर्णतः क्या है, पूर्णतः नगरीय सभ्यता ना होके क्या है, पूर्णतः नगरीय सभ्यता ना होकर के क्या है, एक तरीके से ग्रामीण सभ्यता है। और जो आपका नगरीय वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता को अगर हम बात करें अध्ययन के हिसाब से, अगर हम अध्ययन के हिसाब से देखते हैं तो इसको दो भागों में बांटा गया है। यानी वैदिक सभ्यता को अध्ययन के हिसाब से, यानी इसके अध्ययन से इसको दो भागों में बांटा गया। हम बात कर लेंगे कि इसको दो पार्ट्स में क्यों विभक्त किया गया, इसके क्या रीजन है। तो जो आपका वैदिक सभ्यता है इसको दो भागों में विभक्त किया गया। माना गया कि इसका जो समय काल है वैदिक सभ्यता का, अगर हम बात करें कि इसका समय काल कब से कब है, हमने पिछली क्लास में देखा कि हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है 2500 से 1500। हालांकि इस पर भी एक मत नहीं है, इतिहासकार इस पर एक मत नहीं है। कोई कोई बोलता है कि 1750 तक थी, कोई बोलता है कि नहीं 2500 से शुरू नहीं हुए, 2350 से शुरू हुआ है। इस पर अलग अलग मत है, लेकिन हम एक ज़्यादा जो सहमत लोग हैं उनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1500 के आसपास, इसके बीच ही डेवलप हुई और उसके बाद क्या हो गई, डिक्लाइन कर गई। तो जो वैदिक सभ्यता है ये मानी गई कि कब से शुरू होती है, 1500 से 600 ईसा पूर्व, यानी इसी के बीच ये सभ्यता क्या होती है, डेवलप होती है। यानी 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच ही वैदिक सभ्यता का क्या हुआ, विकास हुआ। और वैदिक सभ्यता को अध्ययन करने के लिए मुख्यतः इसको दो भागों में बांटा गया है। एक को बोला गया ऋग वैदिक काल, इसको बोला गया है ऋग वैदिक काल, यानी इसको बोला जाता है ऋग वैदिक काल, यानी इसको हम बोलते हैं प्री वैदिक पीरियड बोलते हैं, यानी प्री वैदिक पीरियड इसको बोलते हैं। और दूसरा जो है इसको हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, इसको बोलते हैं हम उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसको बोलेंगे हम लोग पोस्ट वैदिक पीरियड्स। यानी इसको अध्ययन करने के हिसाब से इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक को बोला गया ऋग्वैदिक और एक को उत्तर वैदिक। और इसका जो समय काल है, जो आपका ऋग्वैदिक काल है, इसका समय काल माना गया कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के जो बीच का समय है, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व के जो बीच का समय है उसको बोला गया ऋग्वैदिक काल बोला गया। यानी इसको क्या बोला गया, ऋग्वैदिक काल इसको बोला जाता है, इसको बोला गया ऋग्वैदिक काल इसको बोला गया। यानी यहां से ऋग्वैदिक काल
डेवलप होगा कब से, 1500 से 1000 के बीच ही। और यहाँ पर देख रहे होंगे उत्तर वैदिक काल में, तो इसका माना जाता है कि 1000 के बाद, यानी 1000 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 600 ईसा पूर्व के बीच, ईसा पूर्व के बीच आपका विकास हुआ है। किसका? तो उत्तर वैदिक, यानी पोस्ट वैदिक एरा या पोस्ट वैदिक पीरियड, तो इसका विकास माना जाता है। तो हम लोग देख लेंगे कि इसको दो भागों में क्यों विभक्त किया गया। यानी पूरे वैदिक सभ्यता को अगर हम देखें तो इसको दो भागों में क्यों विभक्त किया गया है। तो ऐसा माना गया कि इतिहास में क्या होता है कि बदलाव के आधार पर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर इतिहास को बांटा गया है। अगर हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन हिस्ट्री यानी एसेंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग, 3 पार्ट से इसके मतलब कि बनाए गए हैं। तो ऐसा क्यों बनाया गया? ऐसा इसलिए बनाया गया है कि जो प्राचीन इतिहास है और मध्यकालीन इतिहास है, इन दोनों के बीच में एक संक्रमण क्षेत्र होगा, एक ट्रांजिशन एक तरीके से समय होगा, यानी संक्रमण काल होगा, जो यहाँ से क्या करता हो, विभक्त करता हो। यानी वैदिक काल में अगर देखें हम तो जो ऋग्वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है, इन दोनों में क्या होगा, एक बीच का ऐसा समय आया होगा कि जो वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल है वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियाँ जो होगी, उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियाँ होगी, दोनों में क्या होगी, सीधा अंतर होगा। और ऐसा हुआ भी है, इसी कारण से इसको दो भागों में बांटा गया है। ऐसा क्या हुआ कि इसको दो भागों में विभक्त किया गया? तो अभी हमने बताया कि इस काल में क्या हुआ, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक, यानी तीन बदलाव के कारण इसको दो भागों में बांटा गया है। और बदलाव ये करने का कार्य कौन कर रहा है? आपका लोहा, यानी आयरन। आपको मालूम होना चाहिए कि लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहा की खोज हो जाती है। यानी लोहा की खोज हो जाएगी कब? तो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास। और जैसे ही लोहा की खोज होगी, यानी लोहा के खोज के पहले की स्थिति और लोहा खोजने के बाद की स्थिति, आपको मालूम होना चाहिए कि ईसा पूर्व में क्या होता है, हमेशा उल्टा चलता है। यानी जितना भी समय कम होगा, इसका मतलब क्या है, अब देखिए यहाँ पर 1000 है और यहाँ पर 600, इसका मतलब ये है कि 1000 ईसा पूर्व है और ये क्या है, 600 ईसा पूर्व। इसका मतलब ये है कि ये 600 क्या है, हमेशा 1000 से क्या है, आगे का समय है। तो लोहा की खोज होने के पहले और लोहा के खोज होने के बाद, यानी यहाँ पर स्थिति देखें हम, यहाँ की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक अगर गतिविधि देखें हम तो सीधे यहाँ से क्या होगा, अलग होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि लोहा की खोज ने समाज में आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों को बदलाव करने का कार्य किया है। यानी लोहा के खोज के चलते जब समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी, चेंज हुई, इसी कारण से इसको दो भागों में बांटा जाता है। तो आप लोग अभी तक क्या समझे कि जो वैदिक सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद एक पुनः ग्रामीण सभ्यता के रूप में उभर कर आती है। और इसको अध्ययन के हिसाब से हम लोग दो भागों में बांटते हैं। वैदिक सभ्यता दो भागों में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और बांटने का जो आधार है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव है। इतिहास में अगर जो भी बदलाव हुए उसके आधार पर इतिहास लिखा गया। यानी कहने का मतलब मध्यकाल को इसलिए रखा गया है कि इसमें मुख्यतः मुस्लिमों के द्वारा शासन किया गया आपके भारत में, तो उसका एक काल अलग है। और जो राष्ट्रीय आंदोलन है, यानी क्रांतिकारी आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, उसको एक तरीके से आधुनिक भारत में समाहित किया गया है। यानी अंग्रेजों के आने के बाद और आजादी के तक, वहां तक, आजादी तक 1947 तक उसको एक रखा गया है। मतलब इतिहास में फिर एक नया मतलब कि एक तरीके से ऐड हुआ है, आजादी के बाद का भारत, यानी 1947 के बाद का जो भारत है उसका हम एक अलग इतिहास पढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि समाज वहां से क्या हो गया, अचानक बदल, चेंज हो रहा है। इसी कारण से इतिहास को अलग अलग भागों में बांटा गया। वैसे ही यहाँ पर भी बांटा गया। तो आप इस सारी चीजों को समझ रहे होंगे। तो हमने क्या देखा वैदिक सभ्यता के थोड़ा सा बारे में कि ये कब बना और इसके कितने भाग हैं और कब से कब तक है, आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम चलते हैं कि इसके निर्माण करने वाले कौन थे। यानी हमने भी देखा कि प्रसिद्ध नगरीय सभ्यता के बाद एक ग्रामीण सभ्यता का विकास होता है। तो आखिर इस ग्रामीण सभ्यता के विकास करने में
किनका योगदान है और कैसे किया और क्यों किया। तो इन सारी सवालों पर हम आगे बातें कर लेंगे। चलिए अगला, आर्यों का आक्रमण, यानी आर्य कौन है। आर्यों के आक्रमण के बाद अभी हमने देखा वैदिक सभ्यता का निर्माण होता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता मैंने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति में सबसे जो एक तरीके से विद्वानों का प्रसिद्ध विचार है, जिस पर सहमति बनी हुई है, उसको हम क्या बोले हैं, आर्यों का आक्रमण। और जो वैदिक सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता के तुरंत बाद बनी है, और बनाने वाले कौन है, आर्य है। यानी आर्यों के आक्रमण के बाद ही सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद समाप्ति के बाद एक पुनः ग्रामीण सभ्यता उभर कर आती है, जिसको बोलते हैं वैदिक सभ्यता। तो देखते हैं आर्यों का आक्रमण। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि आर्य कौन है, यानी आर्य कौन है, आर्य कहाँ से आए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आर्य, यानी आर्य का मतलब क्या होता है, यानी आर्य क्या है। तो आर्य क्या है, माना गया है कि जो आर्य है, आर्य का मतलब कोई कास्ट या जाति नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ होता है। क्या होता है, श्रेष्ठ। यानी जो श्रेष्ठ है वही क्या है, आर्य है। यानी आर्य कोई जाति नहीं है, प्रजाति भी नहीं है। आर्य को माना गया कि जो श्रेष्ठ थे उसी को बोला गया, आर्य बोला गया। अब सवाल ये है कि आर्य भारत आए हैं, हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किए और वैदिक सभ्यता का निर्माण किए। तो ये कहाँ के थे, ये कहाँ से भारत आए और इन सारी गतिविधियों को अंजाम दिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्य है कहाँ के। तो आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। यानी आर्य का मतलब क्या है, श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आर्य है कहाँ के। तो थोड़ा सा हम मैप की बातें हम लोग करेंगे। अब देखिए क्या है कि जो आर्य है, अब अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, ठीक ना। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, एक तरीके से आपका उत्तरी अमेरिका है। क्या है, उत्तरी अमेरिका है। और इसके नीचे क्या है, आपका दक्षिणी अमेरिका है। और यहाँ पर क्या है, अफ्रीका है। ये आपका अफ्रीका हो गया। और यहाँ पर अरब प्रायद्वीप, और यहाँ पर आपका यानी यहाँ पर क्या हो गया, आपका भारत है। यानी क्या है, भारत है। और भारत के आगे आप देख रहे होंगे इधर म्यांमार का क्षेत्र, यानी दक्षिण पूर्व एशिया। इधर रसिया का क्षेत्र, या और इधर इटली यानी यूरोप का क्षेत्र, ये यूरोप हो गया। और आपका ये एशिया हो गया। इधर आप देख ही रहेंगे श्रीलंका है, इधर क्या है, ग्रीनलैंड है, और यहाँ पर मेडागास्कर है, और यहाँ पर जापान हो गया। हालांकि इससे मतलब तो है नहीं हमको, लेकिन एक बार आपको देखना भी चाहिए। और इधर क्या है, आपका ऑस्ट्रेलिया है। क्या है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। और आप यहाँ पर न्यूजीलैंड हो जाता है। तो सबसे हम पहले क्या देखेंगे कि जो आर्य है, ये आर्य जो है इसका मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। और ये क्या है, एक तरीके से ये भारत आने वाले व्यक्ति हैं। तो ये कहाँ से आए, ये कहाँ के थे। तो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार माना गया कि आर्य कोई बोलता है कि तिब्बत के हैं, कोई बोलता है कि उत्तरी ध्रुव के हैं, कोई बोलता है कि मध्य एशिया के हैं। इस पर अलग अलग मत है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन व्यक्ति, कौन कौन विद्वान कहाँ कहाँ इसको मानता है। अगर हम देखें, अब देखिए ये रूस का क्षेत्र है, तो ये मान लिया जाए, हम लोग मानेंगे कि इधर क्या है, नॉर्थ पोल है। यानी इधर क्या है, आपका उत्तरी ध्रुव है, यानी नॉर्थ पोल है। तो उत्तरी ध्रुव से कोई इतिहासकार बोल रहा है कि उत्तरी ध्रुव से क्या है, आर्य है। और उत्तरी ध्रुव से आर्य आए तो बताने वाले कौन व्यक्ति हैं, उनका नाम क्या है, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आर्य है कहाँ से है, उत्तरी ध्रुव से है। यानी बाल गंगाधर तिलक जो मानते हैं, यानी बाल गंगाधर तिलक, यानी तिलक के अनुसार जो आर्य थे ये कहाँ से है, उत्तरी ध्रुव से। कहाँ है, आपके भारत में। और भारत के किन क्षेत्रों में आए, हड़प्पा सभ्यता में।
क्योंकि हड़प्पा सभ्यता नष्ट क्यों हुई? आर्यों के आक्रमण के कारण। और ये आपके क्या है? ये आपका क्या है? ये है हड़प्पा सभ्यता। यहीं पर हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता नष्ट होती है आर्यों के आक्रमण से होती है। और हम देख रहे हैं कि आर्य कहाँ के थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता ये है, ये आपके भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्रों में स्थित है। और उत्तरी ध्रुव से कौन आ रहे हैं? इधर से कौन आए? आपके आर्य आए। ये कौन बोल रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक। यानी तिलक का मानना है कि जो आर्य आए उत्तरी ध्रुव से है और हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे इतिहासकार हैं, जैसे एक के मानते हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के नाम तो आप लोग सब सुने होंगे। तो आपका तिब्बत है इधर, इधर क्या है? तिब्बत है, यानी यहाँ पर तिब्बत है। तो ये मानते हैं दयानंद सरस्वती कि जो आर्य थे ये कहाँ से आए? तिब्बत से आए। ये क्या है? तिब्बत है। यानी ये कौन सा क्षेत्र है? तिब्बत है। और आर्यों का आक्रमण कहाँ होगा? तिब्बत से हड़प्पा सभ्यता पर। ये कौन बोला? किसने बोला? तो ये बोलने वाले कौन है? कौन व्यक्ति है? आपके दयानंद सरस्वती। यानी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य थे कहाँ के? तिब्बत के। और तिब्बत से कहाँ आए? तिब्बत से आए इंडिया में और हड़प्पा सभ्यता का किए नष्ट किए। यानी कहने का मतलब है उत्तरी ध्रुव से आर्य आए, कोई बोल रहा है तिब्बत से आए। अब अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। और यहाँ से एक और इतिहासकार आएगा, बोलेगा कि जो आर्य थे ये कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। यानी कहाँ के हैं? मध्य एशिया के। यानी यहाँ पर सेंट्रल एशिया आप लोग देखेंगे, जिसमें उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान है। यानी ये क्या है? मध्य एशिया है। यानी इसको हम क्या बोलते हैं? मध्य एशिया। यानी क्या है ये कौन सा देश इस यहाँ पर स्थित है? इसको बोलते हैं मध्य एशिया, यानी सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया से कौन आए? आर्य आए। कहाँ है? आपका भारत है। और ये इधर से तिब्बत से कौन आया? आर्य आया। ये कौन बोला? दयानंद सरस्वती ने। और मध्य एशिया से आर्य आए, ये बोलने वाला कौन व्यक्ति है? मैक्स मूलर। यानी मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ के हैं? तिब्बत के, सॉरी मध्य एशिया के हैं। उसके अलावे बहुत सारे इतिहासकार हुए जो भारत के ही हैं। वो मानते थे कि नहीं नहीं, जो आर्य थे भारत के ही हैं, ये बाहरी नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि जो आर्य है ये भारत के हैं। तो भारत के कौन कौन इतिहासकार बोलते कि भारत के थे? तो दो इतिहासकार का प्रमुख नाम आता है। एक नाम है, एक मानते हैं कि यहाँ पर जो क्षेत्र है ये वाला, यानी इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को हम बोलते हैं ब्रह्मश्री प्रदेश। यानी ब्रह्मश्री प्रदेश बोलते हैं। और ये प्रदेश कहाँ पर स्थित है? भारत के किन क्षेत्रों में? तो गंगा और यमुना का, यानी आप लोग देखिएगा कि गंगा जो है, गंगा इधर ऐसे प्रवाहित होती है और इधर से आकर इसमें कौन मिलती है? यमुना। और इसका जो द्वाब क्षेत्र है, यानी जो बीच वाला इलाका है द्वाब क्षेत्र, इसी को बोला गया ब्रह्मश्री प्रदेश। और ब्रह्मश्री प्रदेश के आर्य निवासी थे, ये बोलने वाले व्यक्ति कौन है? इनका नाम है गंगानाथ झा। यानी गंगानाथ झा के अनुसार आर्य कहाँ के थे? ब्रह्मश्री प्रदेश के। और आर्यों ने आकर के यहाँ अपना स्थापित किया वैदिक सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया। और एक और इतिहासकार है, भारत के ही है। ये कौन है? ये आपके अविनाश चंद्र दास हैं। ये मानते हैं कि भारत के ही थे, लेकिन ये ब्रह्मश्री प्रदेश के न होकर के ये कहाँ के थे? ये आपका ये जो क्षेत्र है इसको बोला उन्होंने सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश। यानी आर्य कहाँ के हैं? सप्त सिंधु प्रदेश है। सप्त सिंधु प्रदेश बोला गया सिंधु और उसके सहायक नदियों का क्षेत्र। और ये बोलने वाले कौन है? कौन इतिहासकार है? इनका नाम है अविनाश चंद्र दास। तो ये क्या मानते हैं कि ये यही के थे, सप्त सिंधु प्रदेश के आर्य थे। और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता थी। और आर्य का किए अपनी शक्ति के बल पर इस सभ्यता को समाप्त करने का कार्य किया। और ये जो द्वाब है, ये किसका द्वाब है? गंगा यमुना का द्वाब। गंगा प्लस यमुना का द्वाब है। गंगा प्लस यमुना का द्वाब क्षेत्र।
द्वाब क्षेत्र यानी इसी द्वाब क्षेत्र में ब्रह्मश्री प्रदेश था। और गंगा प्रसाद झा जो है यानी गंगानाथ झा जो है ये प्रसिद्ध इतिहासकार हुए। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार, अलग अलग स्कॉलर के अनुसार, विद्वानों के अनुसार जो आर्य हैं अलग अलग क्षेत्रों के हैं। कोई बोलता है मध्य एशिया के, कोई बोलता है कि उत्तरी ध्रुव, कोई बोलता है तिब्बत, कोई बोलता है कि ब्रह्मश्री प्रदेश, कोई बोलता है सप्त सिंधु प्रदेश। अब इस पर राय बनाना एक बड़ा चैलेंज वाला काम है कि किस पर सहमति बनाया जाए। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर यानी जो मैक्स मुलर है, मैक्स मुलर ये मान रहा है कि जो आर्य है कहाँ के हैं, मध्य एशिया के। ये बोला कि मध्य एशिया से आर्य है। दूसरा है दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। अब ये बोल रहे हैं दयानंद सरस्वती कि आर्य जो है ये कहाँ से है, तिब्बत से है। ये कहाँ से है, तिब्बत से है आर्य। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ये मानते हैं कि ये कहाँ के थे, उत्तरी ध्रुव के हैं, आर्य उत्तरी ध्रुव के थे। और इसके बाद जो गंगानाथ झा है, गंगानाथ झा है ये मानते हैं कि ब्रह्मश्री प्रदेश के थे, प्रदेश के हैं। और इसके जो अंतिम है वो बोलते, वो क्या मानते हैं यानी अविनाश चंद्र दास, यानी अविनाश चंद्र दास का मानते हैं कि जो आर्य हैं ये कहाँ के हैं, सप्त सिंधु प्रदेश यानी सिंधु और सहायक नदियों के क्षेत्र में। अब अलग अलग इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मत दिया, लेकिन बहुत सारे बड़े फिलोसफर दर्शन क्या बोल सकते हैं इतिहासकारों के अनुसार, स्कॉलर के अनुसार एक मत बना है कि जो आर्य हैं यह मुख्यतः मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया के थे। यानी कहने का मतलब है सभी के द्वारा एक सहमति बनी कि जो मैक्स मुलर बोल रहा है, मैक्स मुलर ये बातें ज्यादा सही साबित होता है। यानी आर्य कहाँ के थे, मध्य एशिया के। इस पर सहमति बनी हुई है। अब बहुत सारे इतिहासकारों का क्या है, सहमति इस पर है कि मैक्स मुलर की जो बातें हैं बात क्या है, सत्य है। और यहीं से आकर के ये क्या करते हैं, जो ये हड़प्पा सभ्यता है ये वाला, इस पर क्या करते हैं, कब्जा करते हैं और फिर से इस हड़प्पा सभ्यता को नष्ट करके फिर से वैदिक सभ्यता यानी एक ग्रामीण सभ्यता का विकास करेंगे। अब देख लेते हैं कि आक्रमण कैसे किए इन्होंने। अब कहाँ के थे इस पर तो आपको समझ में आया होगा, अलग अलग इतिहासकार को अलग अलग मत थे, लेकिन ये वाला ज्यादा सुटेबल माना गया है, मैक्स मुलर वाला। अब देखते हैं कि ये आक्रमण कैसे करते हैं, कैसे किए, तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि इधर क्या है आपका सेंट्रल एशिया है। यहाँ पर हम देख लेंगे कि आर्य किस प्रकार स्थापित किया, नहीं सिंधु घाटी सभ्यता को कैसे नष्ट किया। तो इधर हमने क्या देखा है, ये मान लिया जाए कि ये आपका क्या है, सेंट्रल एशिया है। क्या है, सेंट्रल एशिया। यानी इस स्थान को हम क्या बोलेंगे, मध्य एशिया बोलेंगे। यानी ये जो स्थान है ये क्या है, मध्य एशिया, मध्य एशिया है। यानी यहाँ पर मध्य स्थित है, मध्य एशिया स्थित है। और यहाँ पर आपका भारत है। यानी यहाँ पर क्या है आपका भारत। और इस भारत के क्षेत्रों में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था उस समय विकास था और एक बड़ी प्रसिद्ध सभ्यता थी। और यहाँ पर क्या है आपका पाकिस्तान है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में आप लोग पढ़े हैं कि यहाँ पर क्या है, इन सभी क्षेत्रों में क्या है, एक प्रसिद्ध सभ्यता है जिस सभ्यता का नाम क्या है, एक तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता।
सिंधु घाटी सभ्यता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है एक विकसित सभ्यता है। विकसित सभ्यता है। विकसित सभ्यता होने से क्या हुआ कि जो यहाँ के जो जनता है या जो निवासी है ये क्या है, ये सुखी है, सुखी है, सुखी है। और सुखी होने के कारण इनका जीवन स्तर क्या है, ऊंचा है। जीवन स्तर जो है क्या है, ऊंचा है। अब जीवन स्तर ऊंचा क्यों है, क्योंकि ये विकसित है और विकसित होने के कारण इसकी जो आय है यानी प्रति व्यक्ति आय है यहाँ के लोगों की क्या है, अधिक है। इसीलिए क्या है, इनकी जीवन सुखी है और जीवन स्तर अच्छा है। इसलिए माना गया कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो जनता है, निवासी है, ये क्या है, ये युद्ध करना नहीं जानते हैं, ये युद्ध से परिचित नहीं थे और ना ही ये हथियार रखे थे। अब हथियार इसलिए ही नहीं रखे होंगे कि माना गया कि उस समय लोहा की खोज नहीं हुई थी जब हड़प्पा सभ्यता का विकास होता है। तो ये क्या थे, मजबूत हथियार से परिचित नहीं थे, क्योंकि इस क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों में कोई मजबूत धातु नहीं था। कोई मजबूत धातु का उस समय उल्लेख नहीं है। कांसा है तो कांसा उतना मजबूत था नहीं, इस्पात का खोज नहीं था, लोहा का खोज नहीं था। तो ये युद्ध करना भी नहीं जानते हैं, इनके पास मजबूत धातु का हथियार भी नहीं है। और ये जो सभ्यता है पूर्णतः क्या है, डेवलप है। और मध्य एशिया क्या है, मध्य एशिया क्या है, एक तरीके से हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो कृषि कार्य है ये नगण्य है, कृषि कार्य कम है। कृषि कार्य कम होने के कारण कृषि अच्छी नहीं होती थी। अब अच्छी क्यों नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ पर मध्य एशिया में उपजाऊ मृदा क्या थी, नहीं थी। अब उपजाऊ मृदा नहीं है, कृषि नहीं होगा, तो बताइए वहाँ के लोगों का आय ज़्यादा होगा, नहीं होगा, कम होगा। और आय कम होने के कारण ही यहाँ के जो आर्य थे ये तलाश कर रहे थे कि हमको कोई ऐसी भूमि मिल जाए जो क्या हो, बहुत फर्टाइल हो, और वहाँ पर हम क्या करें, आक्रमण करें और उसको अपने अंदर ले, कब्जा करें और वहाँ पर क्या करें, शासन करें। और इसी क्रम में उनको नजर पड़ी कौन, ये सिंधु घाटी सभ्यता, जो क्या है, फर्टाइल इलाका है। अब फर्टाइल क्यों है, बहुत सारे नदियों का क्षेत्र, आप देखे होंगे इधर बहुत सारे नदियों का क्षेत्र है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र, उपजाऊ मृदा है, कृषि अधिक होती थी, तभी तो विकसित था। अब क्या किए, ये आक्रमण किए, ये क्या करते हैं, ये आक्रमण किए हैं। और आक्रमण करके क्या करेंगे, इस पर क्या कर देंगे, अधिकार करेंगे। यानी क्या हुआ, आर्यों का आक्रमण। और आर्यों का आक्रमण जैसे ही हुआ, ये हड़प्पावासी युद्ध से परिचित नहीं है, इनके पास कोई मजबूत हथियार नहीं है। अब बेचारे क्या हो गए, ये लड़ने में असमर्थ है। तो माना गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और नष्ट जैसे ही होगी, यानी नष्ट होने के बाद, क्या होगा, इस पर क्या क्या होगा, यानी जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है ये क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और नष्ट होने के बाद इस पर अधिकार किसका होगा, आर्यों का। यानी आर्यों का क्या हो गया, कब्जा हो गया, कब्जा हो गया। और कब्जा होने के बाद आर्यों के द्वारा ही आगे चल करके एक सभ्यता का विकास किया जाता है जिसको बोला गया वैदिक सभ्यता। यानी आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता का किया, विकास किया। यानी आर्यों के कब्जा होने के बाद जो ये स्थान है सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र, इसी क्षेत्र पर एक नई सभ्यता आएगी जिसको बोला गया वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता पूर्णतः है ग्रामीण,
पूर्णतः क्या है, ग्रामीण सभ्यता, यानी पूर्णतः क्या थे, ग्रामीण सभ्यता थे, पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता है। अब क्यों है, क्योंकि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, यानी वैदिक सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है, ये क्या है, निम्न है, यानी निम्न अर्थव्यवस्था, मजबूत अर्थव्यवस्था यहाँ पर नहीं है। अब क्योंकि कोई भी मजबूत सभ्यता होती है, क्योंकि हड़प्पा विकसित सभ्यता थी, और विकसित सभ्यता के बाद एक ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ, फिर से जीरो से शुरुआत हो रहा है, और आर्यों ने धीरे 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 इसका विकास करना शुरू किया। तो फिर क्या होगी, आगे देखिएगा, वैदिक सभ्यता के बाद फिर आएगा महाजनपद आएगा, और महाजनपद क्या है, द्वितीय नगरीकरण की अवस्था है। तो हड़प्पा विकसित है, आर्य नष्ट किए, और नष्ट करने के बाद फिर से वहाँ शासन स्थापित करेंगे, जिसको बोला गया वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता पूर्णतः एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो आपको ये इतना समझ में आया होगा, इतना तो आप समझ रहे होंगे कि आर्य आक्रमण कैसे किए, ये कहाँ के थे, ये अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, और कैसे आक्रमण करके यहाँ पर कब्जा कर लिया। अब किया क्यों कम, यहाँ आक्रमण क्यों किया, क्योंकि इनकी आय थी कम, और ये तलाश में थे कि कोई ऐसा हमको क्षेत्र मिल जाए जहाँ पर क्या हो, उपजाऊ मृदा हो और कृषि होती होगी अधिक, इसी तलाश में थे, और यहाँ पर कब्जा कर लिया उन्होंने। अब देखते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है उसकी अवस्थिति कहाँ है, यानी वैदिक सभ्यता का लोकेशन किन क्षेत्रों में विकसित होती है। क्या वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों में ही हुई, या उसे अलग कहीं क्षेत्र में हुई। तो देखते हैं वैदिक सभ्यता की अवस्थिति। माना जाता है वेद के अनुसार, क्योंकि अगर हम बात करेंगे जो वैदिक शब्द आया है, जो आप देख रहे होंगे, जो वैदिक के जो शब्द आया, वैदिक कहाँ से आया है, वेद से आया है, वेद। और वेद का अर्थ क्या होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान होता है। यानी वैदिक सभ्यता इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी काल में क्या हुई, वेद की रचना होती है, यानी वेदों की रचना इसी काल में होती है। इसी कारण से इसको बोला गया वेदों की रचना इसी काल में, इसीलिए इसको बोला गया वैदिक सभ्यता। वेदों की रचना होने के कारण ही इसका नाम रखा गया है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता का जो विकास है ये करने वाले कौन है, आर्य है, यानी आर्यों के द्वारा ही वैदिक सभ्यता बनी है। तो एक के वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद, सबसे पहला बार लिखा गया, हम आगे बात करेंगे। यानी ऋग्वेद के अनुसार, ऋग्वेद के अकॉर्डिंग जो अवस्थिति है, जो लोकेशन है किसका, वैदिक सभ्यता का, जो लोकेशन है ये माना गया है कहाँ, सप्त सिंधु प्रदेश। कहाँ है, सप्त सिंधु प्रदेश, यानी इसका विकास सप्त सिंधु प्रदेश में ही क्या होता है, इसका विकास होता है। तो देखेंगे हम सप्त सिंधु प्रदेश से क्या तात्पर्य है। देखिए ये आपका इंडिया है, ये इंडिया है आपका, ये आपका इंडिया हो गया। तो इंडिया में सप्त सिंधु प्रदेश किधर है, यानी कहने का मतलब है 7 नदियों का क्षेत्र। सप्त सिंधु प्रदेश से क्या मतलब है, इसका तात्पर्य है 7 नदियों का, 7 नदियों का क्षेत्र, उसी को बोला गया सप्त सिंधु प्रदेश। तो हमने पिछली क्लास में बात की है कि यहाँ से बहुत सारी नदियों का विकास हुआ है। जैसे एक प्रमुख नदी होती है आपकी इंडस नदी, जो हिमालय के क्षेत्रों से निकल करके
अरब सागर में अपना जल गिराती है। कहाँ गिरा रही है? अरब सागर में। तो ये मुख्य नदी हो जाती है। और इसमें बहुत सारी इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। जैसे यहाँ से आएगी एक झेलम, झेलम, और यहाँ पर आती है आपकी चेनाब। चेनाब किसे मिल रही है? डायरेक्ट आपके इंडस में। और चेनाब है, चेनाब मुख्य नदी हो गई, यानी सबसे बड़ी मुख्य सहायक नदी। और इसमें मिल रही है कौन? आपकी झेलम। तो झेलम आके मिल रही है आपके चेनाब में। फिर यहाँ से एक है रावी, रावी मिल रही क्या है किसमें? तो आपके चेनाब में। यानी इसको हम नाम देंगे अगर, तो इसको हम बोलेंगे सिंधु। इसको अगर नाम दें हम, तो इसको बोलेंगे हम लोग झेलम। अगर इसको हम नाम दें, इस नदी को, तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको अलग कलर से लिखेंगे, तो इसको हम नाम देंगे रावी। और एक और नदी है यहाँ पर ऐसे, इसको बोलते हैं ब्यास। और ब्यास के नीचे एक नदी है सतलज, यानी जो ब्यास है आके मिलती है सतलज में। तो ये जो नदी हो गई जो आपका गुलाबी कलर की है, इसको बोला गया ब्यास। और जो ये है इसको बोला गया सबसे नीचे में, इसको बोला गया है, इसको बोला गया सतलज या सतलुज भी इसको बोला गया। तो आप लोग देख रहे होंगे कि एक झेलम 1 2 3 4 5, यानी 1 यानी सिंधु, झेलम, और जो बीच में एक जो मुख्य नदी ये आप देख रहे हैं, इसका भी तो नाम होगा, इसको बोलते हैं हम लोग चेनाब। इसका नाम क्या है? चेनाब। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 नदियां यहाँ पर है। और इसमें इस क्षेत्र में पहले एक और नदी प्रवाहित होती थी, इसको बोला जाता था सरस्वती। एक नदी और है जिसको बोला गया सरस्वती। तो सरस्वती एक हो गई, दूसरी हो गई आपकी झेलम, झेलम, तीसरी आपकी हो गई सिंधु, सिंधु, और रावी, ब्यास, सतलज। तो 1 2 3 4 5 6, यानी सिंधु, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। और इसमें कौन छूट रहा है? अभी चेनाब छूट रही है। तो 7वीं नदी कौन हो गई? आपका चेनाब। तो इन 7 नदियों का जो क्षेत्र है, इसी को क्या बोला गया? सप्त सैंधो प्रदेश। और इसी प्रदेश में क्या हुआ? सिंधु और उसकी सहायक नदियों और उसके साथ साथ सरस्वती, इन्हीं क्षेत्रों में वैदिक सभ्यता का विकास होता है। अब क्यों इधर हुआ? क्योंकि हमने पिछली क्लास में बताया है, जब हड़प्पा सभ्यता को बताया था कि नदियां ही क्या होती है? इंपोर्टेंट होती है। जहां नदी होगी वहां पर जल मिल जाएगा, और जहां जल मिलेगा वहीं तो जीवन होगा। यानी नदियों से जल प्राप्त हो गया, और नदियों के द्वारा उपजाऊ मृदा भी मिलेगी। और जहाँ मिलती है उपजाऊ मृदा, जल मिलता है, वहाँ पर कृषि होती है। कृषि जहाँ होगी वहाँ पर आय ऑटोमेटिक अधिक होगी, और जहाँ पर आय अधिक होगी वहाँ पर सभ्यता बनेगी। हालांकि जीरो से ही शुरुआत हुई, लेकिन सभ्यता तो बसी, वैदिक सभ्यता यानी आर्य आकर बसे यहाँ पर। तो इस प्रकार वैदिक सभ्यता का क्या हुआ? विकास हुआ। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? वैदिक सभ्यता क्या है, कितने भागों में इसको बांटा गया, क्यों बांटा गया, आर्य कौन है, कहाँ से आए, और कैसे आक्रमण करके सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट करते हैं, और वैदिक सभ्यता का क्या करते हैं? विकास करते हैं। और वैदिक सभ्यता किन क्षेत्रों में अवस्थित है? ऋग्वेद के अनुसार ये सप्त सिंधु प्रदेश में स्थित है। तो मैं आशा करूंगा कि आप सारी चीजों को समझे होंगे कर करके। और अभी तक आप लोग पिछली क्लास को नहीं देखे हैं, हड़प्पा सभ्यता को आप देखिए, उसको एक क्रम से हम लोग सीरीज चला रहे हैं। हालांकि कुछ डिले हुआ है, बीच में हम गैपिंग कर दिए हैं। अब रेगुलर इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए
सभी को धन्यवाद, और अपना सुझाव अवश्य दें। अगर आप कंटेंट को और बेहतर चाहते हैं कि और कुछ इसको बढ़ा करके प्रेजेंट किया जाए आपके सामने, तो कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।